ध्यान देना, शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हुआ? देखो, गुरुत्वा का रिलेशन उसके द्रव्यमान से होता है। गुरुत्वा मतलब ये किसको बताएगा? द्रव्यमान वाले को। कर्षण, आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व मतलब द्रव्यमान के बीच, आकर्षण मतलब जो अट्रैक्टिव बल लगेगा, तो उसे बोला गया गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण। अब ध्यान देना, तो इतना बेसिक तुम लोग जानते होगे कि अगर दो द्रव्यमान को m1 m2 का दो द्रव्यमान अगर किसी r दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये दोनों द्रव्यमान दोनों बिंदु से होने वाले लाइन को मिला सकते हो ऐसे। लाइन पर ये वाला द्रव्यमान इसको खींचेगा अपनी तरफ और ये वाला द्रव्यमान अपनी तरफ। और इसका खास है कि भले दिशा में तो अलग अलग हैं, देखो ये राइट में लगा रहा है तो ये लेफ्ट में लगा रहा है, दिशा में तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का अगर परिमाण की बात करें तो अगर ये 10 न्यूटन का होगा तो ये भी 10 न्यूटन का ही होगा। मतलब दोनों का परिमाण क्या होगा? सेम। परिमाण मतलब ऐसे मॉड लगा दो ना, दो लाइन खींच दोगे वो उसका परिमाण। दो जितना ये होगा का उल्टा माइनस अपोजिट उतना होगा। क्लियर ना? और जो यहाँ पर दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे वो बराबर द्रव्यमान बराबर बल का मान लगाएंगे और उसका बल का मान हो जाएगा, अब दोनों का F मान लो, ये जो F होगा वो क्या हो जाएगा? G m1 m2 बाई उनके बीच का जो दूरी होगा वो हो जाएगा R। R क्या है? दोनों बिंदु। ध्यान देना, ये फॉर्मूला केवल बिंदु द्रव्यमान के लिए लगेगा। बिंदु द्रव्यमान होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर कोई पूरा किसी वॉल्यूम में द्रव्यमान है पूरा, कोई पिंड है तो पिंड के केस में ऐसा नहीं लगेगा। पिंड में भी ऐसा केस आएगा कि बिंदु मान करके ही हम लोग हल करेंगे। इसको ध्यान दे रहना, दोनों बिंदु द्रव्यमान इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर, दोनों बिंदु द्रव्यमान के बीच की दूरी। m1 m2 क्या है? द्रव्यमान है। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जिसका मान कितना होता है? बोलो। 6.6 इंटू 10⁻11। देखो इसका अगर इसका यूनिट निकालना है न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये केजी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये नियतांक है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बताओ, इसके हिसाब से देखा जाए तो दो व्यक्ति अगर आसपास बैठे हों तो उसके ऊपर बल लगता होगा एक दूसरे के कारण। जैसे दो व्यक्ति मान लो अगल बगल खड़े हों तो ये दोनों भी क्या एक दूसरे को ऐसे आकर्षित करेंगे? क्योंकि द्रव्यमान तो इसके पास भी है, मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, इस व्यक्ति का द्रव्यमान m2 है, तो क्या वो दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे, खींचते होंगे? तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि द्रव्यमान है तो अट्रैक्शन होगा। द्रव्यमान है, किसी दूरी पर होंगे r दूरी पर, तो अट्रैक्शन होगा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है कि सर तब हम लोग चिपकते क्यों नहीं? तो अगल बगल व्यक्ति दोनों तुरंत चिपक जाना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इसलिए नहीं चिपकते क्योंकि उन दोनों का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है। इसके लिए बल लाने के लिए, बल लाने के लिए द्रव्यमान ये कैसे कम है, थोड़ा एग्जांपल देख करके देख लो। मान लो कोई नॉर्मली कितने कितने केजी का व्यक्ति होता होगा, चलो 100 केजी का व्यक्ति मान लो,
और इनके बीच का दूरी औसतन 1 मीटर मान लो। 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ और वहां हो गया। तो 1 मीटर की दूरी पर 100 केजी, और 100 केजी मतलब बहुत मोटा ताजा व्यक्ति होगा, कोई हल्का तो व्यक्ति होगा नहीं। तो अगर चलो दो जो है 100 केजी के द्रव्यमान वाले व्यक्ति को जो 1 मीटर की दूरी पर है, तो बल मालूम करते हैं। अगर बल मालूम करोगे, देखो फॉर्मूला यही ना है, जी का मान कितना है 6.6 इंटू 10⁻11 गुणे 100 m1 हो गया, गुणे 100 m2 हो गया, बटे एक r का मान 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ये दोनों मिल करके हो जाएंगे 10, 4 होगा, ये 10 के पावर -11 है, प्लस 4 इधर हो जाएगा, -11 इधर, तो 6.6 इंटू 10⁻7 न्यूटन। इसको थोड़ा लिखो ऐसे ओपन करके, 1 2 3 4 5 6 6 न्यूटन। अब बताओ क्या लगभग लगभग जीरो नहीं है ये जो बल क्या हो गया जीरो। कम द्रव्यमान है, क्या लाने के लिए क्योंकि बल इसका तुम्हें प्रभावी बल तभी दिखेगा, इसका बड़ा मान तभी दिखेगा जब इन दोनों द्रव्यमान में से कोई ना कोई एक द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, या तो दोनों जो है द्रव्यमान ज्यादा हो। अब ध्यान देना, जब दो व्यक्ति के बीच लगने वाला बल लगभग लगभग जीरो हो गया, तो वो हम लोग को प्रैक्टिकल में नहीं दिखता। यहां तक कि ध्यान देना, ये बल G/m1m2/r², ये वाला दशा में भी कम आएगा जब एक व्यक्ति पहाड़ अपने सामने होंगे, क्योंकि पहाड़ का भी द्रव्यमान बहुत होगा, तब भी जो है कितना होगा 1,00,000 केजी होगा। 1,00,000 केजी भी रखोगे तो 1,00,000 का मतलब क्या हुआ 10 के घाते 5। अब 10 के पावर 5 हो गया, तब भी तो यहाँ पर लगभग 10⁻⁻⁴ आएगा ही, तो जो है 2.00 आ सकता है, वो भी लगभग लगभग क्या हो जाएगा निग्लेजिबल हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। अट्रैक्शन वो भी नगण्य हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन जैसा भारी द्रव्यमान हम लोग के लिए भले दिखता हो कि भारी द्रव्यमान है, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए ट्रेन का द्रव्यमान भी कम हो जाता है। मतलब ट्रेन का द्रव्यमान भी यहाँ पर रख देंगे तो जो बल आएगा वो नगण्य के बराबर आएगा। क्लियर ना? तो ये जो बल है ये कहां पर तुम्हें प्रैक्टिकली रियलाइज होगा, कहां पर प्रैक्टिकली इसका वैल्यू बड़ा दिखेगा, जब बड़े बड़े द्रव्यमान, बहुत ज्यादा बड़े बड़े द्रव्यमान की बात करेंगे। और बड़े बड़े द्रव्यमान में कौन एग्जाम्पल बन सकता है, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, तो इन सभी का द्रव्यमान उसको हम बोलेंगे कि उसका द्रव्यमान भारी द्रव्यमान कहलाएगा। और पृथ्वी के द्रव्यमान जैसे द्रव्यमान को जब यहाँ रखोगे तब जाकर के उस बल का तुम्हें प्रभाव दिखेगा। क्लियर ना? अब देखो ध्यान देना, जैसे जो सन है, सूर्य है, ये जो है स्टार के कैटेगरी में रखते हैं। मतलब सूर्य को एक तारा माना जाता है, एक स्टार माना जाता है, और सन के चारों तरफ जितने भी आकाश में जो भी पिंड है वो घूमते हुए पाए जाएंगे। किसके चारों तरफ? स्टार, या स्टार को क्या नाम दिया गया है? सूर्य, या सूर्य एक स्टार है। तो सूर्य के चारों तरफ जो भी पिंड पाया जाएगा घूमते हुए, आकाशीय पिंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह। क्लियर ना? ग्रह या प्लैनेट्स। और फिर दूसरा कैटेगरी क्या आ जाएगा बताओ? दूसरा कैटेगरी, किसी ग्रह के चारों तरफ जो पिंड पाया जाएगा आकाश में वो क्या कहलाएगा बताओ? उपग्रह। तो ध्यान देना, सूर्य के, क्या ना, इसको नोट कर लो,
इसका एग्जाम्पल हो गया प्लैनेट्स, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अर्थ, सैटेलाइट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मून। ध्यान देना, सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? ग्रह। सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगा? ग्रह। तो ग्रह जो चक्कर लगाएगा सन के चारों तरफ, तो उसके गति से संबंधित कुछ नियम दिया गया। केपलर एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा कुछ नियम दिया गया कि किस तरीके के पथ में गति करता है और क्या क्या नियम होता है। तो जो कुछ नियम दिया गया उसको क्या नाम दिया गया? केपलर का नियम। पहला नियम देखो क्या दिया गया है केपलर के द्वारा। पहला नियम देखो, इस नियम में क्या बताया गया, ध्यान देना। इस नियम में बताया गया कि ग्रह जो है एक इलिप्टिकल को बोलते हैं दीर्घ वृत्त। इलिप्स होता है, इलिप्स, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त, हिंदी में इसको बोलते हैं। इलिप्स का ये अंडाकार होता है, ये शेप। जैसे सर्किल का क्या शेप होता है? वृत्ताकार ऐसे होता है, जिसका त्रिज्या हर जगह क्या होगा? एक जैसा होगा, एक समान होगा। उसी तरीके का इलिप्स का अंडाकार होता है। देखो इस तरीके का होता है, जिसमें केंद्र बीच में होगा, और जब ये वाला एक्सिस मिलाएंगे तो इसमें जो है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या। दीर्घ त्रिज्या मतलब जो मेजर, देखो दो त्रिज्या है यहाँ पर, एक छोटा त्रिज्या है और एक जो है बड़ा त्रिज्या है। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। जो माइनर एक्सिस होगा, जो छोटा वाला त्रिज्या होगा, वो माइनर एक्सिस पर होता है, और जो बड़ा वाला त्रिज्या मतलब केंद्र से ये दूरी ज्यादा है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस का त्रिज्या। तो ध्यान दें, का जो पहला नियम है वो ये था, ग्रह है तो यहां से एक चीज तुम्हारे दिमाग से हट जाना चाहिए, क्या? कि जैसे सन के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी वृत्त में चक्कर नहीं लगाता। इनके पहले नियम से तुम ये अपने दिमाग से जो कंफ्यूजन होगा अगर तुम्हारे दिमाग में, तो ये हटा देना कि जैसे हम तुमसे पूछें कि सन या सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाता है, वो किस रास्ते या किस पथ पर लगाता है, किस पाथ पर लगाता है? क्या वृत्ताकार पाथ होता है उसका, जिस पर चक्कर लगाता है अर्थ? वो वृत्ताकार पाथ नहीं होता। वृत्ताकार पथ ना होकर के वो कुछ इस तरीके का इलिप्टिकल शेप होता है। तो पहला इनके नियम से तुम्हें ये सीखने के लिए मिलेगा। दूसरा एक और देखो क्या सीखने के लिए मिलेगा इस नियम। देखो जैसे सर्किल का हम अगर सेंटर पूछें तो सेंटर एक ही होता है, जो बीचों बीच होता है सेंटर। लेकिन ये पहचान है, ये तुम्हें मैथ्स में अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमें फिजिक्स में कोई बहुत ज्यादा इसका उपयोग नहीं है, उपयोग है बस उसी को जान हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे सर्किल में एक केंद्र होता है, इलिप्स में एक केंद्र नहीं होता है, वहां पर दो केंद्र होता है। जो इसके सेंटर से, जिसको दो केंद्र जो होता है उसको फोकस बोलते हैं, फोकस। जो सेंटर के एक फोकस यहां मिलेगा और दूसरा फोकस यहां मिलेगा, मतलब जो है इलिप्स में दो फोकस पाया जाएगा, एक सेंटर के इस साइड मिलेगा, दूसरा सेंटर के इस साइड मिलेगा। ये दो फोकस मिलते हैं इलिप्स में। तो एक और तुम्हें नॉलेज ये मिलना चाहिए, जैसे बताओ ये इलिप्स है, कहाँ होगा? यहां पर होगा। अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि अर्थ जो है वो चारों तरफ
इलिप्स वाले रास्ते पर घूमेगा, सर्किल वाले रास्ते पर नहीं घूमेगा पृथ्वी। लेकिन सन कहाँ होगा, बीचों बीच होगा यहाँ पर, तो बोलेंगे नहीं, वो केंद्र पर ना होकर के वो जो इलिप्स का कोई एक फोकस, कोई भी ले लो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, किसी एक फोकस पर सन होता है। ये केपलर का नियम था। यहां देखो एक और तुम्हारे दिमाग से डाउट दूर होगा कि ये अगर तुम सोचते कि मान लो पृथ्वी ऐसे इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर काट रहा है सन का, तो ये नॉर्मली दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सन जो है उसके बीचों बीच यहाँ होगा, लेकिन बीचों बीच सन नहीं होता है, बल्कि इलिप्स के किसी एक फोकस पर बैठा होता है। ये पहला कक्षाओं का जो नियम है केपलर का, वो ये पहला नियम है। क्लियर ना? तो पहले लिख लो इसका लॉ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा नियम क्या है बताओ, द्वितीय नियम, वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। मान लो सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ। कौन घूम रहा है, अर्थ मतलब अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ होगा और क्या। ये मान लो पृथ्वी है, अर्थ है। क्लियर ना? तो ध्यान देना, इनका दूसरा नियम क्या था, कौन थे? हाँ, केपलर। तो इनका दूसरा नियम ये था, हाँ? क्या बोले हैं, सूर्य और पृथ्वी आने वाला लाइन बराबर समयांतर में बराबर चल बनाता है, स्वीप करता है। स्वीप मतलब बनाता है, ऐसे ऐसे स्वीप करेगा। देखो एरिया स्वीप करने का मतलब क्या हुआ, मान लो सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो सन और अर्थ से मिलने वाला लाइन क्या होगा, यही ना होगा। तो ये तो अपनी जगह स्थिर होगा सन, पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो बराबर समय अंतराल में, मान लो यहां से यहां तक जाने में उसको जो टाइम लगा वो T1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा बताओ, T1 टाइम। कहां से कहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में। तो सन और अर्थ से होकर के जाने वाला लाइन बराबर समय अंतराल में बराबर एरिया स्वीप, बराबर एरिया स्वीप। देखो एरिया कैसे स्वीप करेगा, मान लो ये है ऐसे, ये एरिया ही तो स्वीप किया, यही तो एरिया आया, ये वाला एरिया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो T1 समय में इसका ये एरिया आ गया A1। अब मान लो चलते चलते वो यहां पर आ गया अर्थ, तो फिर यहां से मान लो ये T2 समय है, यहां पर आ गया, ये एरिया बन गया A2। से इलेक्ट्रिकल पाथ पर चलेगा। कौन चलता था बताओ इलेक्ट्रिकल पाथ पर, अर्थ। और सन कहाँ होता था, ये फर्स्ट रूल में था, फर्स्ट रूल में। फर्स्ट रूल तक क्या था, लॉ ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या बोलता था कि ग्रह जो है, जो प्लेनेट होगा क्या करेगा, इलिप्टिकल पाथ पर होगा और उसके किसी एक फोकस पर जो है सन होगा, तो इस तरीके से घूमता रहेगा ग्रह। अब ध्यान देना, सेकेंड क्या नियम था, रूल यहाँ पर था कि इसके द्वारा, सन द्वारा, मान लो कोई भी प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, प्लेनेट का जो सन से टाइम, मान लो T1 टाइम है, तो एरिया जो है वो ये बनाएगा, और किसी
में लिखवाए थे सेकेंड था, इसको क्या नाम दिया गया था, इसका नाम क्या दे, सेकेंड लॉ ऑफ द एरियल वेलोसिटी, मतलब क्षेत्रफली वेग, क्लियर ना। ध्यान देना इसमें जो है, थोड़ा ध्यान सुनना इसमें। तो जैसे मान लो ये डिस्टेंस जो है वो r है, क्लियर ना। तो बताओ ये एरिया, और तो एरिया A1 या A1 जो क्लियर ना। और ये भी यहां से रिजल्ट निकला था कि यदि A1 बराबर A2 है तब T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, क्लियर ना। तो T1 बराबर T2 हो जाएगा। ये दोनों रिजल्ट आया था। अब देखो एक और रिजल्ट यहां से लाया जा सकता है, ध्यान देना। बताओ यहां से तुम एरिया बताओ, इसका एरिया, इसका ये बताओ R है और इसको थीटा मान लो, या ये जो है डी थीटा बनेगा। बताइए ट्रायंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं। अगर ये बहुत छोटा हो जाए, छोटा तो एक स्ट्रेट सीधी रेखा जैसा हो जाएगा ये वाला। अगर ये बहुत छोटा एंगल है तो एक सीधे लाइन जैसा हो जाएगा। अब बताओ ये बहुत छोटा होगा तो ये और भी क्या हो जाएगा, बराबर। देखो ऐसा ये बन जाएगा, ये डी थीटा, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगा, लगभग लगभग बराबर हो जाएगा। देख लो अच्छे से, हो जाएगा ना। तो अब बताओ कि ये हो जाएगा मान लो R, क्लियर ना। बताओ ये कितना होगा, R थीटा। बताओ ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, छोटे से त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाएगा हाफ R, ये हो जाएगा इनटू ये R थीटा। अगर D थीटा है यहाँ पर D थीटा लिख लो, यहाँ D थीटा, ये कितना हो जाएगा, हाफ R स्क्वायर D थीटा। देखो इसी से तुम्हारा पाई आर स्क्वायर भी आता है। देखो ध्यान देना, जैसे मान लो ये सर्किल है तो हम तुमसे पूछे बताओ ये जो है थीटा कोण है, ये त्रिज्या R है, तो बताओ इसका एरिया कितना आएगा। इसका फॉर्मूला होता है हाफ R स्क्वायर थीटा, सर्किल का मतलब इतने छोटे टुकड़े का एरिया ही हो जाएगा हाफ R स्क्वायर क्या थीटा। अच्छा बताओ कि तुम्हें एक रिजल्ट याद होगा, पूरे सर्किल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर जो है ये एरिया हो जाएगा सर्किल का। तो ध्यान देना जो सर्किल का एरिया होगा, तो बताओ ये टोटल अगर सर्किल बनाना होगा तो थीटा कितना हो जाएगा। तो ये थीटा जो है अगर पूरा सर्किल बनाना होगा ये थीटा 360 डिग्री मतलब 2 पाई हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर रख करके देखोगे तो हाफ R स्क्वायर इंटू क्या 2 पाई, थीटा अगर 2 पाई बन जाएगा तो पूरे सर्किल का एरिया आ जाएगा। देखो आ गया कि नहीं यहाँ से पाई आर स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले पर हम पूरे सर्किल का एरिया निकालना चाहें तो देखो ये आ गया पाई आर स्क्वायर इसी फॉर्मूले पर, जो कि हमें पहले से याद था, क्लियर ना। इसको एक बेसिक नॉलेज के तरीके से रखे भी रहो इसको, क्लियर ना। किसी थीटा कोड बना करके जो ये बनता है एरिया, उसका फॉर्मूला ये होता है। इसको कहीं नोट पॉइंट अलग से लिख लो कहीं कॉपी में, इसको अलग से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट नोट करना, किसी भी थीटा कोड बनाने वाले चाप का एरिया होता है, चाप से बनने वाला जो क्षेत्रफल है उसका हाफ। इसको चेक करना है कि सही या गलत, तो उसके लिए देखो यहाँ पर थीटा का मान 2 पाई रख दिया तो वहां से आ गया जो है। सही बताओ है ना। यहाँ पर ये आ गया। बताओ ये छोटा सा अगर कोड है तो छोटा सा एरिया भी आएगा। देखो
जैसे पोजीशन दिया रहता था तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करते थे तो वो वेग आता था। रेखीय वेग कह सकते हैं इसको, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी। ये मतलब एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एरियल वेलोसिटी आएगा। जैसे पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी आएगा, मतलब रेखीय वेग आएगा। और एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे तो रेखीय नहीं तो क्या आएगा, एरियल, मतलब क्षेत्रफलीय वेग आएगा। तो ऐसा करो, इस क्षेत्रफल को डिफरेंशिएट करो तो जो क्षेत्रफलीय वेग आएगा वो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी। बताओ यहां से क्या आएगा, बताओ। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करना है समय के सापेक्ष। देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन हाफ आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। डी थीटा जो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिया तो आ गया, एक मिनट, यहाँ से जो है इसको यहाँ मत लिखो, ये ऑलरेडी डी ए है, ये मतलब डी ए का मान ये ना था, डी ए का मान ये था तो ये तो ऑलरेडी रखा हुआ है, बाई डी टी करना है। बताओ ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफलीय क्षेत्रफलीय वेग आ जाएगा। क्लियर ना। तो अब देखो यहां से आर स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर तो पहले से बाहर निकल गया, अब आ गया डी थीटा अपॉन डी टी आ गया, ये आ गया एरियल मतलब क्षेत्रफलीय वेग। अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ, कोणीय वेग। डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हो, कोणीय वेग। तो जाएगा हाफ आर स्क्वायर ओमेगा डी ए अपॉन डी टी को। देखो यहां से कई सारा रिजल्ट आएगा, पहले इसको हाँ, तो इसके आधार पर थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, नोट कर लो। अब बताओ यहाँ पर अगर वेग के टर्म में लिखना हो, वेग लाना हो तो क्या करोगे, वेग लाने के लिए जैसे कितने वेग से ये चलेगा किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर कितने वेग से ग्रह जाएगा, प्लेनेट कितने वेग से घूमेगा, वो यहां से आ जाएगा हाफ आर आर ओमेगा, हाफ आर। बताओ ये क्या आ जाएगा, यही भी हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो। तो नोट कर लो, ये जो है डी अपॉन डी टी, जो डी अपॉन डी टी होगा वो ये पूरा आ जाएगा। देखो रिजल्ट क्या ये कह सकते हैं, देखो ध्यान देना, क्योंकि एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, लॉ में यही ना है, जितने समय में जितना एरिया कवर करेगा वो क्या हो जाएगा, बराबर होंगे। तो यहां से डी ए अपॉन डी टी जो है, जो आया है हाफ आर स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, हमेशा क्या होगा, नियत होगा। नियत होने का मतलब ये हुआ ना कि अगर ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, बोलो। देखो नियत होने का मतलब ये कि ये बदले तरीके से कि बात समझ रहा है, भले ये एक दूसरे में बदल सकते हैं लेकिन जब दोनों को गुणा करेंगे तो जो आएगा वो नहीं बदलेगा। तो क्या कि अगर मान लो R1 डिस्टेंस पर दो बार, तब इसका डिस्टेंस जाएगा, यहाँ आप कैंसिल कर सकते हो कि यहीं से देख लो, जैसे मान लो हाफ आर वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के है, इसको के मान लो, तो 2 इधर जाएगा तब भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, आर वी बराबर के डैश मान लो, तो बताओ वी बराबर क्या हो जाएगा, के डैश आर। देखो इस चेक करके तुम क्या ये निष्कर्ष निकाल सकते हो
कि जितना वो सन से प्लैनेट जितना दूर रहेगा, जितना दूर रहेगा वेग उतना कम रहेगा। मतलब ये जो प्लैनेट है वो तेजी से कब चलेगा, जब वो सन के नजदीक होगा। बताओ इस चित्र में देखो तुम ध्यान से, सब सन के नजदीक प्लैनेट कब आएगा, तो बोलेंगे जब घूमते 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 यहाँ पर आएगा, तो प्लैनेट जब ग्रह यहाँ पर आ जाएगा तो सबसे नजदीक होगा, और जब सबसे नजदीक होगा देना यहाँ पर एक सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये कह सकते हो इस रिजल्ट के आधार पर, इस रिजल्ट के आधार पर ये कह सकते हैं कि किसी एक फोकस पे सन है, यहां प्लेनेट होगा, v1 वेग ये सबसे ज्यादा होगा। सबसे क्यों क्यों बताओ, क्योंकि दूरी क्या है सबसे कम है इस रिजल्ट से, और यहां पर क्या होगा, दूरी सबसे ज्यादा है, यहां पर जो v2 होगा सबसे कम। तो इसको इसके आधार पर अच्छा ध्यान देना, अगर फॉर्मूले से भी देखा जाए तो ये बताओ कि मान लो जैसे यहां सन है और मान लो यहां पर प्लेनेट है, क्लियर ना, तो बता इसका सन का मास मान लो m1 है और उसका मास जो है m2 है, तो बताओ यहां पर कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग आई ओमेगा। अच्छा बताओ अभी रिलेशन क्या आया था, dA अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, ये आया था। अच्छा बताओ मान लो ये दूरी कितना है r है, बताओ इसके परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बोलो। m1 के परितः m2 का जड़त्व आघूर्ण, मतलब आई बराबर क्या लिख सकते हो, इसके परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या लिखोगे, बोलो जी। अरे इसके परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या लिखोगे, अरे इसका मास इंटू इनके बीच का डिस्टेंस m2 इंटू आर स्क्वायर। अब ध्यान देना आई का मान आ गया, बताओ कोणीय इसके परितः इसका कोणीय संवेग क्या होगा, m1 के परितः m2 का कोणीय संवेग, बताओ जे बराबर आई ओमेगा होता है, हो जाएगा आई m2 इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बताओ ये वाला पोर्शन कहीं तुम्हें दिख रहा है, अब देखो ध्यान से, जे बराबर आ गया, जे बराबर m2 आर स्क्वायर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो, जे बाई m2 लिख सकते हो। अब इसी को लाओ यहां पर, तो डी अपॉन डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, डी टी इजकल टू हाफ स्क्वायर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा जगह क्या लिख दोगे, जे बाई एम स्क्वायर। बताओ ये ग्रह का क्षेत्रफली वेग है वो क्या होता है, नियत, और ये नियत होता है हमेशा, यही तो है रूल, केपलर का जो दूसरा नियम है वो यही तो है कि डी अपॉन डी टी क्या होता है, नियत होता है। अब सोचो थोड़ा, ये नियत हो गया, नहीं बदलने वाला है, बताओ द्रव्यमान बदलेगा, बोलो, द्रव्यमान नहीं बदलेगा,
मतलब द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, मतलब ये सब नहीं बदलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है ये भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सब बराबर होना है। जब इन दोनों को बराबर है तो इसको ये भी तो नहीं बदलेगा। अरे गधेदास, सब नियत होगा तभी तो बराबर हो पाएगा। तो कोणीय वेग क्या होगा? नियत। कोणीय नहीं, वेग नहीं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जाएगा नियत। इस फॉर्मूले से भी डेराइव करके हम लोग ये बता दिए कि कोणीय, क्योंकि सभी राशि नियत है, इसलिए कोणीय संवेग, कौन है कोणीय संवेग? जे भी इस फॉर्मूले से भी तुम ला करके प्रूफ किए हो। एक और तरीका है लाने, इससे भी तुम प्रूफ कर सकते हो कि कोणीय संवेग नियत होगा। ये बताओ, सन कहां पर? उसके फोकस पर। प्लेनेट कहीं यहाँ इधर घूमता होगा। बताओ, इसका इसका m1 और इसका m2 द्रव्यमान, बताओ इनके बीच दो मास के बीच दूरी r है। दो मास के बीच दूरी r है और दोनों का मास है, बड़े बड़े मास वाले हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है, एक को ले सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, एक को ले सकते हैं सन का द्रव्यमान। ये कोई छोटा द्रव्यमान तो होगा नहीं। जब बड़े द्रव्यमान है तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो क्या यहाँ से बल का दिशा बता सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा बताओ किधर होगा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा? ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बता एक्सिस कहाँ, किसके परितः कोणीय संवेग के बारे में पूछ रहा है? तो सन के परितः, मतलब सन के अबाउट ऐसा एक्सिस ले लेंगे, तो सन के परितः m2 का कोणीय संवेग। मतलब इस कोणीय संवेग अगर पूछेगा तुमसे तो ध्यान देना, इसका कोणीय संवेग पूछ रहा है। बताओ नियत कब होता है, ये बताओ पहले। कोणीय संवेग नियत है ऐसा कब होगा? जब टॉर्क क्या आ जाए? 0। कोणीय संवेग 0 कब होगा? नियत कब होगा? अरे ऐसे भूल गए सब क्या तुम लोग? बताओ, मोमेंटम मतलब संवेग कब नियत होता था? जब सिस्टम के ऊपर कोई बाहरी बल ना लगे। उसी तरीके से जैसे संवेग नियत तब होता था जब बाहरी बल 0 हो, वैसे कोणीय संवेग तब नियत होगा जब टॉर्क 0 हो। तुम यहाँ पर देखो, इसके ऊपर केवल एक बल लग रहा है, एक बल। कौन सा? जो सन के द्वारा लगाया जा रहा है। बताओ ये जो बल लग रहा है फोर्स, बताओ ये क्या उस एक्सिस से होकर के जा रहा है क्या? देखो इसी एक्सिस से होकर के जा रहा है ना बल। इसका मतलब बताओ क्या हुआ? इस एक्सिस से होकर जाने का मतलब कि टॉर्क 0 हो गया, क्योंकि ग्रह पर नियत होगा। यही है। हम इस कॉन्सेप्ट से भी, इस नियम से भी ये बोल सकते हैं कि ग्रह का कोणीय संवेग क्या होगा? नियत होगा। हम लोग यहां से भी प्रूफ करके लाए थे कोणीय संवेग नहीं बदलेगा, क्योंकि सब नियत हो गए थे, तो स्वाभाविकता जो है ये भी नियत हो जाएगा। हम लोग पहले जो सेशन में घूर्णन गति में पढ़ चुके थे कॉन्सेप्ट, वहां से भी हम लोग चेक किए, वही जवाब निकला जो पहले हम लोग प्रूफ करके लाए थे। समझे कि नहीं? नोट कर लो दोनों को। ये हम लोग बल आघूर्ण वाले नियम से प्रूफ किए हैं, और ये वैल्यू पुट करके इसको नोट कर लो। तृतीय नियम पर आते हैं। कॉन्सेप्ट अभी एक जो है अभिधारणा, एक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं, फिर यहां से हम लोग केपलर के तीसरे नियम पर चलेंगे।
कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आया है न्यूटन के नियम के अनुसार, लेकिन न्यूटन के नियम के अनुसार जो कॉन्सेप्ट है उसका जो रिजल्ट लास्ट में लिखवाएंगे, इस रिजल्ट का इस कॉन्सेप्ट से पहले ही केपलर ने तीसरे नियम में दे दिया था। क्लियर ना? तो पहले ये समझ ले कि न्यूटन के नियम से क्या आ रहा है, जो इनके आने से पहले ही केपलर ने तीसरे नियम में दिया था। देखो इसमें ये लगभग लगभग मान करके सॉल्व किया गया है। क्या लगभग किया गया है बताओ? कि सन जो है सेंटर पर है और प्लैनेट जो है, जो प्लैनेट है वो क्या है, वो घूम रहा है ऐसे ऐसे उसके चारों तरफ। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1, इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं बताओ? m2। तो बताओ यहां से इनके बीच का दूरी कितना है? r मान लेते हैं। तो ये बताओ कि ये वाला सन जो है प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? जो अट्रैक्ट करेगा F बराबर बल के बराबर ही तो अट्रैक्ट, इन दोनों के बीच लगने वाले बल के बराबर ही तो वो अट्रैक्ट करेगा। F बराबर क्या हो जाएगा? G m1 m2 बाई उनके बीच का डिस्टेंस। जो तरफ लग रहा है मान लो इसका वेग जो है v है, तो हमें मालूम है कि अभिकेंद्र बल जो होता है, जो केंद्र की तरफ लगने वाला बल होता है वो किसके बराबर होता है? अभिकेंद्र बल किसके बराबर? ओमेगा के। ओमेगा के टर्म में क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल जो अभिकेंद्र बल है वो ओमेगा के टर्म में क्या लिखते हैं? m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा। बताओ ये द्रव्यमान किसका रखेंगे? जो चक्कर काटता है, जो वृत्त में गति करता है उसका द्रव्यमान ये होता है। तो कौन वृत्त में गति कर रहा है? वृत्त में m2 हो गया का द्रव्यमान, वेग हो गया का वेग, r हो और ग्रह के बीच का दूरी बराबर G m1 m2 बाई क्या, r से r कैंसिल हो गया। बताओ यहां से तुम क्या पाना चाहते हो? मान लो कि हमें वेग पाना, वेग कितना आ जाएगा? m2 से m2 गया, v बराबर क्या आ गया? रूट में G m1 बाई r। बोलो जी। अच्छा ये बताओ कि अगर हमें वेग आ गया तो बताओ वेग किस पर निर्भर कर रहा है? वेग एक तो केंद्र पर स्थापित द्रव्यमान पर, और दूसरा बताओ किस पर निर्भर कर रहा है? वेग कि इस केंद्र पर स्थापित द्रव्यमान से वो कितना दूर है। अच्छा बताओ कि कोई ग्रह सन के नजदीक होगा तो तेजी से घूमेगा कि सन से दूर रहेगा तब तेजी से घूमेगा ग्रह? अगर पास में रहेगा तो ये कम हो गया, जब नजदीक रहेगा तो आर कम हो गया, जब ये कम हो गया तो ज्यादा हो गया। जैसे सन के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, उन सभी ग्रह में बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, कई सारे ग्रह है ना, उन सभी ग्रह में बताओ किसका वेग ज्यादा होगा? तो बोलेंगे उन सभी वेग में, सभी ग्रह में उसका वेग ज्यादा होगा जो सन के सबसे नजदीक होगा। अब तुम देख लेना कि सन के नजदीक कौन सा ग्रह है। बुध है ना, शायद देख लेना, तो बुध का सबसे ज्यादा वेग होगा। अब ये बताओ कि यहां से GM1 बाई क्या आ जाएगा? R, GM1 बाई R, ये वेग आ गया। अगर हम तुमसे ये बोले कि बताओ कि कितने समय में एक चक्कर लगा लेगा? एक चक्कर पूरा करने में, पूरा करने में
लगने वाला समय, वो हो गया दूरी बटा चाल। बताओ दूरी कितना होगा? 2 पाई r बटे चाल कितना? अच्छा 2m/√g m1। ये पूरा क्या हो गया गुरु जी? नियत हो गया, कांस्टेंट। बता जो रूट में r है वो चला जाएगा ऊपर, तो एक तो ऊपर r था ही, एक रूट में r वाला भी ऊपर चला जाएगा, तो ये किसको के मान लो, नियत के मान लो। r के पावर क्या हो जाएगा? r के पावर 3/2। ये आ गया क्या? समय। अच्छा तो समय बराबर क्या आ गया? के r के पावर 3/2। दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t² बराबर, इसको k डैश मान लो, r3। बताओ इस रिजल्ट से क्या ये लिख सकते हो कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3? ये न्यूटन के नियम क्या किए? क्या किया? पहले अभिकेंद्र बल स्क्वायर v निकाल लिया, लगाने में लगने वाला समय, दूरी बटा चाल, दूरी हो गया 2 पाई r बटे चाल हो गया जो अभी आया है, भाग दे दिया, उसको हल कर लिया, तो ये आ गया, स्क्वायर करके ये रिलेशन आ गया। बताइए क्या है? में आना हो तो क्या शब्द में क्या कि सन के या के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसके लगने वाले समय का वर्ग, अगर उसको शब्दों में अगर लाया जाए तो क्या लाओगे कि सन के चारों तरफ घूमने वाला ग्रह जितने समय में एक चक्कर लगाएगा जो स्क्वायर होगा, जितने समय में एक चक्कर लगाएगा उसका जो स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वो अनुक्रमानुपाती होगा उनके सन और ग्रह के बीच के दूरी के क्यूब के बराबर, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देना यही जो है तीसरा नियम है, तीसरा नियम इसी पर उसको हम लिख सकते हैं केपलर के तीसरे नियम को। पहले केपलर ने नियम दिया था और उसको दूसरे तरीके से न्यूटन ने ऐसे प्रूफ किया था, है ना? तो पहले हम न्यूटन के ही नियम को ला दिए, बाद में केपलर के नियम को लिखेंगे। अभी इसको सोच समझ के नोट, फिर केपलर के तीसरे नोट कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, तो ये सन है, इससे एक r1 दूरी पर है, दूसरा r2 दूरी पर है। बोलो बताओ r1 और r2 दूरी कितना कितना दिया है? 10 के घाते 13, 13 ये हो जाएगा तो 13 12 हो जाएगा। ये ओहो कितना होगा? ये ज्यादा वाला हो जाएगा। r1 बताओ 10 के घाते 12। अच्छा दूरी दिया है, समय का अनुपात पूछ रहा है, एक आवर्त काल का अनुपात पूछ रहा है, दूसरा दूसरा चाल का चल रहा है, और ये v2 जा रहा है। पहले हम लोग समय का अनुपात निकाल लेते हैं। बताओ दूरी और समय के बीच कोई रिलेशन होता है? t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, यही ना होता है? तो बताओ t बराबर, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो r के पावर 3/2। देखो
यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, रूट लोगे, इसका रूट लोगे तो 1/2, 1/2 ये आ जाएगा 3/2। अब बताओ T1 इज डायरेक्टली पर्सनल टू, अगर यहाँ T1 रखोगे तो यहाँ पर क्या रखोगे, R1 3/2, यहाँ पे T2 रखोगे तो यहाँ पर क्या रखोगे, R2 के पावर 3/2। अब दोनों को मिला दो तो ये के आ जाएगा, T1 इक्वल टू के R1 के पावर 3/2। यहां से देखो T2 बराबर के R2 के पावर 3/2, डिवाइड करो जी, दोनों जो जो लाए हैं उसको डिवाइड करो। के से के क्या हो जाएगा, जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वहां के आता है कांस्टेंट, तो जितना इसका के आएगा उतना उसका भी के आएगा, वो थोड़ी ना बदल जाएगा, के थोड़ी ना बदलेगा। तो के से के क्या हो गया, कैंसिल। तो T1/T2 का रेशियो क्या आएगा बताओ, R1 के पावर 3/2 बाई R2 के पावर 3/2। बताओ, रखो सबका मान 10 के घाते, अच्छा R1 कितना, 10 के घाते 12/10 के घाते 13, इसका क्या हो जाएगा 3/2, इसका क्या हो जाएगा 3/2। चलो आंसर देखे थे क्या जी, अब वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये पावर में है ना, ये कितना आएगा 4, नहीं 6, 6×3 = 18, 10 के घाते 18 बटे, देखो यहाँ से 13×2 = 26, 26 बटे, बोलो जी 13×3 = 39, 39 बटे 2, इसको ऊपर भेज दो, 10 के घाते 18, ऊपर भेजेंगे 10 के घाते -39/2, इसको देखो यहाँ, यह आ जाएगा T1/T2 बराबर 10 के घाते, अब दोनों को एक साथ ले लो, 18 - 39/2, बताओ यहाँ से कितना आएगा, 18×2 = 36 माइनस 36 मतलब -4/2 ना, 3/2। ये देखो T1/T2 बराबर 10 के घाते 3/, ये आ जाएगा, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो T2/T1 बराबर 10 के घाते 3/2 तो जी, तो कैसे लिख सकते हो, बोलो जी 10 के घाते 1/2 गुणे 10 के घाते 1/2 गुणे 10 के घाते 1/2, बताओ ये मिलकर क्या हो जाएगा 10, 10 और 10 के घाते 1/2 √10 आ जाएगा, 10 कर लोगे, चलो नोट कर लो, ये किसका अनुपात आया है, T1/T2 या T2/T1, हाँ T2/T1। बताओ R1 का मान कितना था, यही था ना, अब बताओ चाल पूछ रहा ना, बताओ V1 बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय 2πR1 बटे V2 बराबर 2πR2 बटे, अब डिवाइड कर दो, यहां आ जाएगा V1 बटे V2 बराबर, अब देखो R1 बटे R2, T2 चला जाएगा सबसे ऊपर बाई क्या T1, बताओ ये कितना है R1/R2, और ये कितना है, ये आ जाएगा
लेकिन हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं जी का विमी सूत्र। बताओ, यूनिट भी आ गया। बताओ, जी का यूनिट निकालना होगा तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। बोलो, बताओ, इसका डायमेंशन निकालना होगा, इसका डायमेंशन। तो देखो, न्यूटन का क्या होता है, m l t⁻²। ये क्या हो जाएगा, L2। ये है m2 ना, m2 ऊपर कर दें, ऊपर कर दें इसको, m⁻⁻1 देख लो। अरे -2 ऊपर से हो जाएगा, ये 1 तो पहले से ही है, तो m⁻⁻1 L⁻3 t⁻2 हो जाएगा। ये विमेय सूत्र आएगा। अरे इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि उन दोनों में जो r दूरी पर थे, उसमें से एक द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाए, जिसका द्रव्यमान हम लोग me लिख दिए। क्या लिख दिए, me मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान। ये बताओ कि अगर यहां पर कोई, मान लो ये r दूरी पर है, इसको re नाम दे देते हैं, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, और r दूरी पर एक द्रव्यमान है m। r दूरी पर एक द्रव्यमान है m। सुनना ध्यान से, यदि किसी पृथ्वी के, ये देखो ये अर्थ हो गया, यदि किसी पृथ्वी से बाहर किसी r दूरी पर कोई दूसरा द्रव्यमान रखा हो, तो इस पूरे के पूरे द्रव्यमान को हम लोग ये मान लेते हैं कि उसके केंद्र पर है। मतलब पूरे द्रव्यमान को कहां पर हम लोग मान लेते हैं, उसके केंद्र पर। बताओ यही डायग्राम क्या बन जाएगा। तो ये इसका हेडिंग है m द्रव्यमान पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल, F। बताओ F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर आ जाएगा G। अच्छा, इसका डायग्राम क्या बनाओगे, तो ध्यान देना, अगर इसके ऊपर बल निकालना होगा, तो इसके पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान को कहाँ रख देंगे, उसके सेंटर पर, केंद्र पर रख देंगे। यदि पृथ्वी द्वारा केंद्र पर रख देंगे, ये नियम है, कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा दिमाग में लेकर के चलना। तो बताओ, जब तब इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, देखो इसका डायग्राम बनेगा me द्रव्यमान, भले इसका त्रिज्या आ रही है, कोई मतलब नहीं है re का। अब बताओ, जहां पर निकालना है बल, जिसके ऊपर, m के ऊपर, बताओ वो F बराबर क्या हो जाएगा, G m/r²। अच्छा, ये बताओ कि ये दूरी कितना है, और ये दूरी बताओ h मान लो। अगर ये टोटल दूरी r है, और ये दूरी तो त्रिज्या के बराबर हो गया। बताओ, ये पृथ्वी सतह है, तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, ये ऊंचाई है, ध्यान देना। अब पृथ्वी पृथ्वी के बाहर सब तो ऊंचाई ही तो होंगे, जैसे पृथ्वी से ऊपर देखो, तो यहाँ पे खड़े रहोगे तो ऊपर कौन दिखाई देगा, ये सब। यहाँ पर खड़े रहोगे तो ऊपर देखोगे, तो ऊपर किसको देखोगे, इसको। ये पृथ्वी चारों तरफ आसमान ही तो है, तो आसमान को देखने के लिए किधर देखते हैं, बोलो जी, ऊपर देखते हैं ना। तो ऊपर देखना होगा तो आसमान दिखेगा तुम्हें चारों तरफ पृथ्वी के। तो बताओ, ये पृथ्वी सतह है, और पृथ्वी के सतह से आसमान में कौन है, ये है। क्योंकि यहां से ऊपर देखोगे तो ये ऊपर दिखाई देगा ऐसे, ये दिखाई देगा ऐसे ऊपर। कितने ऊंचाई पर बताओ, h ऊंचाई पर। तो पृथ्वी से उसका ऊंचाई कितना है, h।
बताओ इसका इसका दूरी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका दूरी हो जाएगा आर ई प्लस एच। आर बराबर आर ई प्लस एच। तो क्या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो क्या, एफ बराबर जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच का क्या होल स्क्वायर। क्या लिखे बताओ, एफ बराबर जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। बताओ ये क्या है, वस्तु पर लगने वाला बल, या इसी को एक और नाम से बोल सकते हैं वस्तु का भार। वस्तु पर लगने वाला बल भी यही होगा, या उसी वस्तु पर लगने वाला बल को ही क्या बोलते हैं, वस्तु का भार बोलते हैं। मतलब इसमें से क्या है जो नहीं बदलेगा, तो बोलेंगे ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, जो बदलना चाहे बदले। अच्छा पृथ्वी तो बदलने वाला नहीं, पृथ्वी नहीं बदलेगा, इसका मतलब एम ही नहीं बदलेगा, और आर ई कैपिटल जी बदलने के नाम पर अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु होगा, तो द्रव्यमान बदल जाएगा, बदलते जाएंगे तो एच बदल जाएगा। लेकिन हम ये बोले कि यदि लेकर जाएं, सुना ध्यान से, बताइए यदि किसी वस्तु को भी फिक्स हो गया, और जो वस्तु तुम्हारे हाथ में होगा वो तो हो गया, ऊपर ले जा रहे हो, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, वस्तु को ले लोगे से उसको ऊपर ले जाओगे तो पृथ्वी की सतह से उसका ऊंचाई बदलेगा, तो एच बढ़ेगा, जैसे ऊपर बढ़ेगा, जब एच बढ़ेगा तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या करेगा, घटेगा, वस्तु के ऊपर लगने वाला बल घटेगा। बस आ रहे 2 मिनट, 2 मिनट। वस्तु पर बल घटेगा, क्यों घटेगा, इसका द्रव्यमान तो फिक्स है, लेकिन जितना ऊपर ले जाएंगे उतना ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्या ये भी कह सकते हैं क्या, ऊपर क्या करेगा, घटेगा। अरे वस्तु का भार घटेगा नहीं जी, एच बढ़ेगा तो ये घटेगा, यही तो वस्तु का भार होता है। ध्यान देना, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी पर जाए तो वस्तु का भार घटेगा, क्योंकि एच बढ़ेगा। समझेगी नहीं, फिलहाल इतना नोट कर लो, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते नेक्स्ट टर्म पर।